हाँ, सो लास्टली हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन मॉडल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रुथरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ही ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है जो जे थॉमसन के स्टूडेंट रुथरफोर्ड ने किया था। ओके, और यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है वो भी जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये उनकी लिमिटेशंस भी थी। तो समझते हैं कि रुथरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रुथरफोर्ड, जो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। अल्फा रे किसे बोलते हैं? जनरली जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम का न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं अल्फा रे। मतलब He+2, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब एटॉमी ले लो, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो फिर बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। सो हीलियम के न्यूक्लियस को लिखूं क्या? ओके, याद रह जाएगा ना। अल्फा मतलब क्या? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हीलियम का न्यूक्लियस। ओके, और डायरेक्टली तुम लिख दो He+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो रहा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस ही तो रहा। तो He+2 को हम क्या बोलते हैं? अल्फा रे। ओके, तो ऐसी He+2 को अल्फा रे बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा रे स्कैटरिंग मतलब ये हम डालेंगे और स्कैटर हो जाएगा, ये फैल जाएगा। ये फैल गया ना, वो कैसे फैला, क्या फैला, उसका कंक्लूजन वो अभी हम समझेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट है उसके बेस पे हम समझेंगे, और उसके बेस पे रुथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तो उसके कंक्लूजन पॉइंट भी देखेंगे। डन, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। सो सबसे पहली बात बता दूं तो क्या, रुथरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। पहले भी बताया था, तीन चीजें फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रुथरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। डन, तो याद रखना रुथरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, चलो तो एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या है, उन्होंने एक ले लिया है लेड का बॉक्स। क्या लिया हुआ है? लेड बॉक्स लिया हुआ है। देखो, तुम्हें लिखना क्या है? जो फिगर में है वही लिखना है और वही एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, सिंपल है। ओके, सबसे पहले लेड बॉक्स। तो लेड बॉक्स क्या है? लेड जो होता है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होते हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। लेड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लेड क्या करता है, रेडियो एक्टिव जो इमिशंस होते हैं और रेडिएशंस होते हैं, मतलब रेज होते हैं इन द सेंस, सो जो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं उसको लेड क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने लिया हुआ है लेड का बॉक्स, मतलब कि अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होंगे उसके अंदर तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, तो हमने लेड का बॉक्स लिया, क्यों लिया समझ में आ गया। देन हमने अंदर एक मटेरियल लिया हुआ है, दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो लेड के बॉक्स के अंदर हमने ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। अभी रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा? ये क्या सवाल हुआ सर? तो वही चीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा? रेडियो एक्टिव रेज इमिट करेगा। तो वहां से बहुत सारे रेडियो एक्टिव रेज इमिट होंगे, इमिशन होगा रेडियो एक्टिव रेज का। तो ये सारे के सारे रेज जा रहे हैं और लेड बॉक्स की दीवारों पर टकरा रहे हैं। जैसे ही दीवारों पर टकराएंगे तो वो क्या होगा? जैसे ही मैंने अभी भी बताया, लेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जो रेडियो एक्टिव रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सारे रेज को वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। डन। तो अगर उसने सारे रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लेड बॉक्स में हमने एक छोटा सा होल भी रखा हुआ है। तो वो होल पर, वो वाली वॉल पर जब जाएगा और होल है तो रेज बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से रेज बाहर निकल रहे हैं, बाकी सब जगह पर से रेज क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे नहीं है। बाकी सब जगह पर जैसे ही रेज कोलाइड होंगे वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जस्ट लाइक पूरी की पूरी अंदर कोई रूम है, और जैसे कि हमारे घर में नहीं होता, घर में ऐसे एक होल जैसा होता है, तो बाहर कौन आया है, कोई आया, अगर न्यू मेंबर कोई आ रहा है या कोई भी मेहमान आ रहा है या कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, तो पहले के टाइम पे था, अभी भी कई कई जगह पर होता है कि डोर पे एक छोटा सा पिन होता है, तो वो छोटे से पिन में से हम देखते हैं तो बाहर कौन खड़ा है वो पता चल जाता है। अभी पिन क्या, अभी सीसीटीवी कैमरा आ गया है। ओके, चलो, तो कहने का मीनिंग है क्या कि यहाँ पर होल है, बहुत छोटा सा होल, तो जो रेडिएशंस है वो फैल रहे हैं चारों डायरेक्शन में। अभी सारी वॉल्स पर जब टकराएंगे, कोलाइड होंगे, तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि लेड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जहां पे होल है उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे, मटेरियल ही नहीं है लेड, तो वहां से वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से वो बाहर निकल गए। ओके, तो लेड मतलब रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो बाहर निकल गए। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? कॉलीमेटर। ओके, तो ये कॉलीमेटर क्या होता है? तो कॉलीमेटर इज नथिंग बट वो भी लेड की बहुत ही थिन वाली शीट होती है। ओके,
क्या होती है कॉलीमीटर? कॉलीमीटर इज नथिंग बट लेड की बहुत ही पतली सी थिन वाली शीट होती है। तो उसमें क्या है, उसमें भी देखो ये जो रेज आ रहे हैं उसमें भी छोटा सा, वेरी छोटा सा, एकदम छोटा सा होल है। तो इसके अंदर से भी रेज पास हो रहे हैं, लेकिन थोड़े भी डेविएट होंगे, मतलब पहले ऐसा समझो कि बड़ा होल है, फिर बड़े होल में से इतने रेज पास हुए, फिर उसके आगे और छोटा सा होल है, तो ये जो एक्स्ट्रा थे वो वहां पर वापस हो, ये जो एक्स्ट्रा थे थोड़े बहुत, ये जो एक्स्ट्रा है, ये वाले जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ भी क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था वैसे यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो गए, और वेरी वेरी थिन, जो जिसका डायमीटर और जिसकी रेडियस बहुत ही कम है, उतने छोटे से होल में से मतलब मान लो सिर्फ एक रे पास हुआ, जस्ट लाइक दैट। ओके, एक तो नहीं, लेकिन मानने के लिए कि बहुत ही कम अमाउंट में रेज पास हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेज। तो ये गए, समझ में आ गया कॉलीमीटर का काम क्या है? उसका काम है फर्दरली वो जो रेज है, ओके, रेडियो एक्टिव रेज जो बाहर निकले हैं लेड बॉक्स में से, उसकी क्वांटिटी को और कम कर देना। कैसे कम करेगा? जैसे यहाँ पर कम किया था, यहाँ पर ऐसा समझो कि 1 लाख रेज निकले, रेडियो एक्टिव रेज 1 लाख निकले, उसमें से सिर्फ 100 बाहर आए। अब ये 100 जा रहे हैं और 100 में से भी यहाँ पर सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, 90 एब्जॉर्ब हो गए और 10 बचे, वो 10 यहाँ पे आ रहा। समझ में आ गया? दोनों का फंक्शन सेम ही है, ओके, नाम अलग अलग है। ये बॉक्स है और ये थिन शीट है, तो ये है लेड बॉक्स और ये है कॉलीमीटर। डन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, अब रेज आगे जाएंगे। यहाँ पर हमने एकदम पतली सी क्या ली हुई है, गोल्ड की फॉइल ली हुई है। ओके, गोल्ड हमारा मटेरियल जो बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करता और उसको उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब तुम उसको कितना भी, इवन कॉपर के वायर जो हम यूज करते हैं ना, कॉपर से भी ज्यादा डक्टाइल है। देखो ज्वेलरी में हम गोल्ड का और सिल्वर का यूज ये सारी प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, क्या कि वो जो गोल्ड, उसकी रिएक्टिविटी बहुत 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 कम है। ओके, तो रिएक्टिविटी बहुत कम है मतलब केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा डक्टाइल है, मतलब एकदम छोटी सी, सबसे छोटी सी थिन लेयर और शीट तुम उसकी बना सकते हो। तो ये हमने ले ली गोल्ड की पतली सी फॉइल बोलेंगे ना, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, बाहर से पार्सल घर पे खाना लाओ तो रोटी कैसे एल्यूमिनियम फॉइल में से पैक करके देते हैं, या फिर वो काजू कतरी होती है उसके ऊपर कैसे गोल्ड की तो नहीं मिलती जनरली, लेकिन गोल्ड की भी मिलती होगी अंबानी के घर में अच्छा, लेकिन सिल्वर की जो लेयर होती है वो लगाई हुई होती है, ओके, काजू कतरी पे, तो वही है। ओके, तो बहुत पतली सी लेयर वो कर सकते हैं। आयरन की उतनी पतली सी लेयर तुम नहीं कर सकते, कॉपर की इतनी पतली सी लेयर तुम नहीं कर सकते, तुम मतलब हम। ओके, चलो, तो ये हो गई हमारी गोल्ड फॉइल। देखो कितनी पतली है ये, 10⁻⁸ मीटर, मतलब ऑलमोस्ट नैनोमीटर जितनी हो गई। ओके, माइक्रोमीटर से भी छोटी, 10⁻⁸ मीटर जितनी छोटी पतली सी ये लेयर होती है। किसकी? गोल्ड की। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। ओके, तो 79 उसका एटॉमिक नंबर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गोल्ड का एक एटॉम होगा, उसके अंदर 79 प्रोटॉन है और 79 इलेक्ट्रॉन भी है। डन? ओके, तो ये हमारी हो गई गोल्ड फॉइल। तो ये गोल्ड फॉइल पर हमारे जो रेज है वो क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हो रहे हैं। तो गोल्ड फॉइल पे हमारे जो रेज है वो इंसिडेंट हो रहा है। अब एक्सप्लेन, ये तो हो गया। अब हमारा कंक्लूजन और से ऑब्जर्वेशन, नॉट कंक्लूजन बाद में, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या रुथरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया? तो रुथरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो भी रेडियो एक्टिव रेज है, अभी ये दो चीज बाकी है वो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है। क्या रखी हुई है? स्क्रीन रखी हुई है और उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया है। एक स्क्रीन है और उसके ऊपर ZnS जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया गया है। उससे क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल वहां पर इंसिडेंट होगा तो वहां पे चमक प्रोड्यूस होगा, मतलब ब्राइटनेस होगा। ओके, एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा, जैसे कि ऐसे अचानक से जैसे बल्ब शुरू हुआ और बंद हो गया, तो कैसे ऐसे ब्राइट अंधेरे में बल्ब शुरू हुआ बंद हो गया, तो ऐसे दूर से कोई देख रहा है, वहां पे अभी कुछ हुआ था। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जो भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, कौन सा, अल्फा रे डाल रहे हैं तो उसका पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तो जो भी पार्टिकल यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक तो करेगा लेकिन दिखेगा नहीं, अगर सिंपल स्क्रीन है तो नहीं दिखेगा, इसलिए हमने जिंक सल्फाइड का उसके ऊपर लेयर लगा दिया सो दैट हमें वो दिखे, वो ब्राइट स्पॉट दिखे। अच्छा, और यहाँ पर है एक डिटेक्टर। ओके, तो ये डिटेक्टर को हम ऐसे घुमाते रहते हैं। ओके, डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, तो ये डिटेक्टर माइक्रोस्कोप को हम घुमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज ब्राइट स्पॉट यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बहुत सारी जगह पे ब्राइट स्पॉट दिख रहा है अगर, तो क्या होगा, तो हमें पहले तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा ब्राइट है और कौन सा कम ब्राइट है, ये पता तो करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारी जगह पे ऐसे स्पॉट दिख रहा है, लेकिन क्या वहां पे सेम ब्राइटनेस है? अगर सेम ब्राइटनेस तो नहीं होगी, लेकिन अगर जितनी जहां ज्यादा ब्राइटनेस वहां पर
इंसिडेंट हो रहा है डायरेक्टली, और जहां पे कम वहां पर थोड़ा इंसिडेंट होके आगे बढ़ गया, लाइक दैट, समवॉट लाइक दैट। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि डिटेक्टर क्यों है, डिटेक्टर इंटेंसिटी मेजर, ये जो आ रहा है और फिर ब्राइटनेस चमक क्रिएट होगी, वो चमक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हमारा डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है। डन, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, जो जो हमने सेटअप में लिया हुआ है वो। अब हम एक्सपेरिमेंट ये हुआ तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। डन, सब कुछ समझ में आ गया। ZNS स्क्रीन एंड डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, इंटेंसिटी, ये जो चमक, ये जो ब्राइटनेस मिल रही है, ओके, तो वो ब्राइटनेस कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास है डिटेक्टर माइक्रोस्कोप। ओके, ये चमक, ये दमक, ओके चलो, तो क्या है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व किया रुथरफोर्ड ने वो कि जितने भी रेज आ रहे थे उसमें से 99% ऑफ द रेज सीधे के सीधे पास हो गए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या, जितने भी रेज आ रहे थे यहां से जो गोल्ड फॉइल से टकराकर, गोल्ड फॉइल से टकराकर नहीं, मतलब कि गोल्ड फॉइल पर जितने भी टकराए, गोल्ड फॉइल मतलब कि जो कॉलीमीटर से जितने भी रेज निकले उसमें से जो गोल्ड फॉइल पर टकराए, टकराने के बाद सीधे के सीधे पास हो गए। ओके, मतलब कहने का मीनिंग है कि 99% ऑफ दी जो रेज है वो गोल्ड फॉइल में से आर पार निकल गए। 99% मतलब ऐसा समझो तुमने 100 भेजे, 100 रेज भेजे, उसमें से 99 रेज तो पार हो गए। सिंपल है। ओके, 99 रेज उसके आर पार हो गए। ये थिन, इतनी थिन देखो, 10⁻⁸ मीटर इतना थिन होता है कि तुम उसके आर पार देख सकते हो। थोड़ा बहुत हम उसके आर पार देख सके उतना छोटा होता है। फॉर दी जनरल नॉलेज पर्पस ये मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया कि 99% ऑफ द रेज तो क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, ओके, क्या है दूसरी बात? दूसरी बात 0.14%, 99 तो निकल गया, 1% ही बाकी रहा। ये 1% में से 0.14% जो रेज है वो मोर देन 1 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं और से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मोर देन 1 डिग्री मतलब यहां ऐसे सीधा जा रहा है तो ये 0 डिग्री है, फिर ये पूरा का पूरा घूमेगा तो 360, सर्कल 360 का होता है, ये 90 डिग्री का हो गया, फिर 45 डिग्री पे ये 45 डिग्री हो गया, फिर सपोज ये 30 डिग्री हो गया। ओके, तो वैसे 1 डिग्री मतलब ऐसा यहाँ हो गया, ये रहा 1 डिग्री। ओके, और यहाँ पर भी ऐसे नीचे भी -1 डिग्री भी बता देता हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट इतने से ज्यादा, ये जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन कितने का हुआ? ओनली एंड ओनली 0.14% का हुआ। अंडरस्टूड? ओनली एंड ओनली 0.14% रेज 1% से ज्यादा एंगल से, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। पहला ऑब्जर्वेशन, जितने भी रेज आ रहे हैं उसमें से 99% तो पास हो गए। ओके, और दूसरा ऑब्जर्वेशन, अभी तो 1% ही बाकी रहा, वो 1% में से भी 0.14% ही ऐसे थे जिनका 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मतलब जो 0.14 मतलब बाकी कितना रहा 0.86, वो 0.86 में डिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन कैसा होगा? लेस देन 1 डिग्री। ये मोर देन 1 डिग्री के लिए 0.14, तो 0.86% के लिए लेस देन 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन और डेविएशन, मतलब ऐसे गया और ऐसे ही चला गया, सीधा ही चला गया। ओके, अंडरस्टूड? तो समझ में आया? ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो, 1 आउट ऑफ 8,000 पार्टिकल जाए, उसमें से सिर्फ एक, 1 आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। 1 आउट ऑफ 8,000। ओके, मतलब कि ये क्लीन कर दूं ना, मतलब क्या कि अगर 8,000 पार्टिकल्स अल्फा रेज हमारे गए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% निकालो, इसके 0.0 पे जाएगा, 0.14 में भी नहीं आएगा, 0.0 पे जाएगा। ओके, सो 8,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है, सपोज 8,000 पार्टिकल हमने, 8,000 रेज अगर हमने डाले, तो एक पार्टिकल ऐसा होगा कि ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है और ये -90 डिग्री है, तो ये 8,000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ऐसे आया और 90 डिग्री ये होगी ना, ये 90 डिग्री हो गई, ऐसे आया
और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। कितना है? 8000 में से एक। ये 3 ऑब्जर्वेशंस डिस्कस डन। तीन ऑब्जर्वेशन समझ में है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या? 99% ऑफ द अल्फा रेज तो सीधे के सीधे पार हो गए, आर पार हो गए, पास हो गए। एटॉम में से क्या हो गए? पास हो गए। किसका एटॉम था ये? गोल्ड का एटॉम था, तो गोल्ड के एटॉम में से पास हो गए। अच्छा, फिर दूसरा क्या? 0.14% अल्फा रेज ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। 0.14% अल्फा रेज ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। और 90 डिग्री से ज्यादा, वो तो बहुत ही कम मतलब 8000 में से एक अल्फा रेज ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये हमारे 3 ऑब्जर्वेशंस थे। ये 3 ऑब्जर्वेशंस के बेस पे एक चौथा ऑब्जर्वेशन भी है। 1 आउट ऑफ 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि 90 डिग्री से ज्यादा पे बेंड हुआ। और अगर 8000 नहीं, तुम 1 लाख पार्टिकल, मतलब 10⁵ मतलब 1 लाख, तो 1 लाख पार्टिकल इन द सेंस अल्फा रेज, 1 लाख अल्फा रेज जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर बेंड हो गया। मतलब ऐसे गया और यहां से ऐसे करके बेंड हो गया और वापस आ गया। 180 डिग्री मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये 0, ये 90 और ये 180 और ये 270, ये 0 और ये -90, इसको -90 भी बोलते हैं। ओके, तो 1 लाख में से एक, 8000 में से एक ऐसा था कि जो 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे, क्या ये 90 पॉजिटिव 90 और नेगेटिव 90, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल और एक अल्फा रे ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन 1 लाख पार्टिकल और 1 लाख अल्फा रेज जब हमने इंसिडेंट करवाए, उसमें से सिर्फ एक ऐसा था जो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल, 180 डिग्री से ज्यादा तो नहीं लेकिन 180 डिग्री पर, मतलब ऐसे सीधे आया और सीधे ही वापस आ गया। 180 डिग्री पर वो रिपेल कर गया, बोल सकते हैं। रिपेल कर गया इसलिए, वो बाद में हम समझते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड वॉल, वो हम बाद में समझते हैं, लेकिन 180 डिग्री पर रिटर्न आ गया। ओके, सो 1 आउट ऑफ 10⁵ अल्फा पार्टिकल वो 180 डिग्री से पीछे आ गए। ओके, तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हमने समझे। जैसे कि जे थॉमसन ने बताया था कि जो एटॉम है उसकी साइज थी 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बताई थी ना, वैसे ही अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर रुथरफोर्ड ने, ये जो है वो वहीं से, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर रुथरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस की साइज है, न्यूक्लियस की, ओके, वो कितनी है? वो है 10⁻15। यहाँ नहीं लिखा है ना, ये रहा न्यूक्लियस की साइज। ओके, न्यूक्लियस की साइज कितनी है? 10 न्यूक्लियस की, ये देखो 10⁻⁻ है, प्लस नहीं है, तो ये छोटा है और ये उससे भी ज्यादा छोटा है। मतलब अगर दोनों की कंपेयर करें तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके, तो एटॉम बड़ा होगा और न्यूक्लियस ऑब्वियसली उससे छोटा होगा। तो ये न्यूक्लियस की साइज है और ये एटॉम की साइज है। ये दी थी किसने? जे थॉमसन ने। और 10⁻15 मीटर न्यूक्लियस की साइज दी थी किसने? रुथरफोर्ड ने। अच्छा, तो ये थे ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट के पहले जो हमने सेटअप लिया हुआ है पूरा रुथरफोर्ड ने, उसको समझाओ। लेड बॉक्स क्यों लिया हुआ है, कॉलरीमीटर क्यों लिया हुआ है, देन रेडियो एक्टिव मटेरियल अंदर डाला, फिर क्या हुआ, लेड है, गोल्ड फॉइल है, ZN स्क्रीन है, डिटेक्टर है, वो सब एक्सप्लेन करो। फिर एक्सपेरिमेंट समझाओ, तो वर्डिंग में वही लिखना है कि भाई क्या था ऑब्जर्वेशन। 99 तो पार हो गए, 0.14 ऐसे थे जिसमें 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, और 8000 में से एक अल्फा रे ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा पे बेंड हुआ, और दूसरा बेंड हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, डेविएट हुआ, कुछ भी वर्ड यूज करो। एंड देन नेक्स्ट 1 लाख में से एक ऐसा था जो 180 डिग्री पर बेंड होके वापस आ गया और डिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न आ गया। 1 लाख में से 1। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन थे, और उसके ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने एक नंबर दे दिया और डेटा दे दिया कि न्यूक्लियस की साइज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर, जो भी सही है। जैसे जे थॉमसन ने बताया था कि एटॉम की साइज क्या है, 10⁻10 मीटर, वो बात सही निकली। आगे जाके जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, रुथरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पे भी ये सही है। और रुथरफोर्ड ने जो नंबर दिया न्यूक्लियस का 10⁻15 मीटर, वो बात भी एग्जैक्टली सही है। ओके, डन। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस है। नाउ ये ग्राफ भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सब क्लीन कर दे रहा हूं। सो ये स्टार कर लो,
ग्राफ भी और फॉर्मूला भी, फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है हमारे सिलेबस में फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है। क्या बोल रहे हैं, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2। फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। ग्राफ क्या शो कर रहा है, किसका ग्राफ है, एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है। ओके मतलब एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ अल्फा रेज। सो देखो तुम, जब थीटा जीरो है मतलब क्या है, एग्जैक्टली सामने, तो जब थीटा जीरो है तो नंबर ऑफ अल्फा रेज कितने हैं, जीरो है मतलब नंबर ऑफ अल्फा रेज मेजरली 99% तो क्या हुए, ऑब्जर्वेशन में देखा ना कि 99% तो पार ही हो गए, मतलब न्यूक्लियस तो था, जो एटॉम था, जो न्यूक्लियस था उसमें से पार हो गए, आर पार हो गए। ओके पास हो गए। पास कब कोई हो सकता है, पास कब हो सकता है, जब खाली हो। ओके तो मेजरली जो अल्फा रेज थे वो तो पास हो गए, कौन से एंगल पे, कोई एंगल, कुछ डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, सीधे जैसे आए थे ऐसे आए थे और ऐसे ही चले गए, यहाँ पे बीच में ऐसे आए और ऐसे ही चले गए, मतलब 0 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ। तो देखो 0 डिग्री, ये थीटा हमारा डिग्री है, तो 0 डिग्री पे हमारे नंबर ऑफ अल्फा रेज कितने हैं, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज तो 0 डिग्री पे ही सीधे के सीधे चले गए, डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं। अब तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा, मतलब अगर ये 0 डिग्री था, अभी मैं बोलूं कि ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, फिर ये सपोज 45 डिग्री है और ये भी -45 डिग्री है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ रहा है, तो उसका नंबर तो ऑब्जर्वेशन में हमने देख लिया, वो तो बहुत 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 छोटा है, 0.14% तो 1 डिग्री से ज्यादा वाला है, और 8000 में से एक जा रहा है 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन, और 1 लाख में से एक जा रहा है 180 डिग्री। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो उसके बेस पे ही देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा रेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या, अल्फा रेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें से पास होने वाले डिक्रीज हो रहे हैं। ओके ये उसमें से सबसे ज्यादा पास हो गए 0 डिग्री के डिफ्लेक्शन से, मतलब सीधे सीधे चले गए, और 1 डिग्री के डिफ्लेक्शन से थोड़े कम, फिर 2 से और कम, 3 से और कम, 4 से और कम और कम और कम, 90 से इतने कम पार्टिकल पास हुए, और 180 डिग्री से इतने कम, और वैसे 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 हमारा ये पूरा ग्राफ मिला। ओके तो ऐसा हमारा ग्राफ मिल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है क्या, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन एंगल, ये एंगल कौन सा है, डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा तो वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ अल्फा रेज ज्यादा पास नहीं होंगे, और अगर डिफ्लेक्शन एंगल 0 है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्फा रेज सीधे के सीधे पास हो गए। ये हमारा चार्ट बता रहा है। अंडरस्टूड, चार्ट भी समझ में आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज, ये देखो एन मैक्सिमम यहीं पे है, फिर तो कम हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ अल्फा रेज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज कब मिल रहे हैं तुम्हें बाहर, मतलब स्क्रीन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज कब मिल रहे हैं, 0 डिग्री डेविएशन हो तब। लेकिन अगर डेविएशन तुम्हारा सपोज से 45 डिग्री है तो देखो नंबर ऑफ रेज कम हो गए, 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ रेज और कम हो गए। नंबर 90 के लिए तो हमारे पास डेटा भी है, कितना, 8000 में से 1, सिर्फ और सिर्फ 8000 में से 1 यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री से ज्यादा। फिर 180 में भी नंबर है हमारे पास, 1 लाख में से 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। ओके तो ये पूरा जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ, ये देखो ना, ये डिफ्लेक्शन बढ़ा, यहाँ पर तुमने बोला 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, ये 90 डिग्री डिफ्लेक्शन, ये 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, तो देखो 8000 में से एक था और अभी तो 1 लाख में से एक हो गया, डिफ्लेक्शन बढ़ा, तो देखो ये नंबर भी बढ़ गया ना, 8000 से कितना हो गया, 10⁵, मतलब वो नंबर बढ़ गया, मतलब इतने में से एक और ये इतने में से एक, तो टोटल ही तो कम हुआ ना। ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं तो इंक्रीज होता, फिर ऐसे नहीं है ग्राफ, ऐसे नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एन भी बढ़ रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन हमारा ग्राफ कैसे मिला है, लाइक दिस, मतलब जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है वैसे नंबर ऑफ अल्फा रेज जो हमें ZNA स्क्रीन पे मिलेंगे वो क्या है, कम है। डन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंडरस्टूड। ओके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिख ही रहा है, देखो फॉर्मूला है n थीटा इज इक्वल्स टू, n थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन रेज टू 4 थीटा बाय 2। ओके
तो डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीवाईक्यू ऑलरेडी ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो फॉर्मूला भी याद रखना, ग्राफ भी याद रखना। अंडरस्टूड? ओके, तो हमने फॉर्मूला देखा, हमने एक्सपेरिमेंट समझा, फिर ऑब्जर्वेशन समझे, ग्राफ भी समझा और फॉर्मूला भी याद रखा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस नहीं होगी तो फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसकी भी लिमिटेशंस है। क्या है इसकी लिमिटेशंस? ओके, और लिमिटेशंस तो देखते हैं, लेकिन पहले रिजल्ट तो डिस्कस कर ले। तो क्या है इसके रिजल्ट्स? ओके, रुथरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है? तो पहला रिजल्ट 99% ऑफ द रेस तो पास ही हो गए अल्फा रेस। तो मतलब क्या, उसने क्या बोला कि जो हमारा एटॉम है वो मोस्ट प्रोबेबल एटॉम का स्पेस जो है वो क्या है? एम्प्टी। ओके, एटॉम का मोस्टली जो स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी। ये एकदम ही उल्टा था किससे? कौन से मॉडल से? इवन डाल्टन से, डाल्टन के मॉडल से जिन्होंने बोला बॉल जैसा है, सॉलिड बॉल जैसा, और जे थॉमसन के मॉडल से जिन्होंने तो तरबूज जैसा, जैसे कि वाटरमेलन जैसा है वैसे बताया था, मतलब सॉलिड है अंदर से। और यहाँ एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? वो सॉलिड नहीं है, होलो है, एम्प्टी स्पेस है। ओके, इसीलिए जे थॉमसन की लिमिटेशंस में सेकंड पॉइंट क्या था, और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, लेकिन एक लिमिटेशंस क्या थी? रुथरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिए है और जो मॉडल दिया है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? तो पहला रिजल्ट क्या निकला? पहला रिजल्ट हमारा निकला क्या कि मेजरली जो स्पेस है हमारी एटॉम की वो क्या है? एम्प्टी स्पेस है। मतलब एटॉम हमारा मेजर स्पेस में होलो जैसा हम बोल सकते हैं। हाँ, न्यूक्लियस है लेकिन बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है। इलेक्ट्रॉन है वो उन्होंने बताया था। ओके, वो आगे डिस्कस करेंगे जब आएगा तब। लेकिन जो डाल्टन मॉडल ने बताया या जो जे थॉमसन मॉडल ने बताया कि जो एटॉम है वो अंदर से जस्ट लाइक सॉलिड है, वो बात गलत है। सॉलिड होता तो सिर्फ 99% अंदर से पास कैसे हो जाते? ओके, मेजरली डिफ्लेक्ट हो जाते। यहाँ तो मेजरली अंदर से पास हो गए, मतलब वो होलो है, एम्प्टी स्पेस। तो पहला रिजल्ट क्या मिला? एम्प्टी स्पेस वाला, याद रह जाएगा, एम्प्टी स्पेस है। एटॉम में मेजरली क्या है? एम्प्टी स्पेस है। और दूसरा रिजल्ट तो जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसी के बेस पर है क्या कि जो मेजरली पार्टिकल है, मतलब 1 लाख में से 10⁵, मतलब 1 लाख में से एक पार्टिकल और एक अल्फा रेस क्या हो रहा है? 180 डिग्री से रिटर्न आ रहा है, डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। तो यहीं से उन्होंने ये बताया था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली एटॉम से भी छोटा होगा। तो एटॉम की साइज अगर 10⁻⁻10 है तो 10⁵ पार्टिकल्स में से एक बाहर आ रहा है, एक रिटर्न आ रहा है 10⁵। तो मतलब एटॉम से न्यूक्लियस 1 लाख टाइम्स छोटा है। समझ में आ रहा है? ये 10⁻10 और न्यूक्लियस में 10⁵, मतलब 10⁵ मतलब 1 लाख अल्फा रेस गए, उसमें से एक रिटर्न आ रहा है। और सिंपल करते हैं, ऐसा समझो एक विंडो है और ओपन है, उसमें तुम 1 लाख पत्थर फेंक रहे हो। ओके, तो कितने पास हो जाएंगे? ओपन है तो 1 लाख के 1 लाख पास हो जाएंगे, सिंपल। अभी मैंने वो विंडो को हाफ बंद कर दिया, एग्जैक्टली हाफ बंद कर दिया, फिर से मैं 1 लाख डाल रहा हूं। ओके, 1 लाख पत्थर मार रहा हूं, तो कितने पास होंगे? ऐसा मत सोचना सर वो आधा पार्ट बाकी है ना, हम सारे के सारे 1 लाख वहीं से पास करेंगे, चीटिंग नहीं। ओके, सो जैसे पहले डाल रहे थे ऐसे सीधे 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 अभी भी वैसे ही डाल रहे हैं। ओके, तो हाफ पोर्शन अभी मैंने बंद कर दिया, तो अब कितने 1 लाख मारेंगे तो कितने जाएंगे? 50,000 ही बाहर जाएंगे, आर पार जाएंगे, 50,000 तो गिरेंगे, रिटर्न आएंगे, व्हाटएवर। अब मैंने 1/4 पार्ट उसका ओपन रखा, बाकी सब कुछ 3/4 पार्ट बंद कर दिया। सिर्फ 25% ओपन रखा है, बाकी 3/4 पार्ट बंद कर दिया। अब मैं 1 लाख स्टोन मार रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं, तो 25,000 तो पास हो गए, 1/4 क्योंकि उतना खाली रखा था, और बाकी कितने पास नहीं हुए? 3/4 वाले पास नहीं हुए। समझ में? तो वही कंसेप्ट से 10⁵, तो 10⁵ में सिर्फ और सिर्फ एक बाहर आ रहा है, तो टोटल था 10⁻10, उससे भी 10⁻, मतलब ये तो मैक्सिमम तो इसमें से पास ही हो गए हैं, लेकिन 10⁵ में से एक वापस आ रहा है, तो 10⁵ का डिफरेंस है ना, तो 10⁻10 से भी छोटा होगा हमारा कौन? न्यूक्लियस। मतलब ये एटॉम है तो न्यूक्लियस उससे भी छोटा होगा, और कहां होगा? सेंटर में। तो
10 था उससे 1 लाख टाइम्स छोटा, मतलब ये कितना हो गया 10⁻⁻10, उससे 1 लाख टाइम्स छोटा मतलब 10⁻⁻15। तो ये सेकंड कंक्लूजन है और सेकंड रिजल्ट है रुथरफोर्ड का। क्या है रिजल्ट कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अभी ये कैसे पता चला पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हमने यूज क्या किया था 70, मतलब हमने यूज किया था गोल्ड, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है 79। उसका मीनिंग क्या है कि एटॉम में 79 प्रोटॉन होंगे, हमें जो पता है उसके अकॉर्डिंगली 79 प्रोटॉन होंगे, और वो सब तो आगे पता चला, लेकिन कंक्लूजन बता रहा हूं कि 79 प्रोटॉन और 79 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल गिनते हैं, कितना अभी अभी डिस्कस किया था, कितना, अगर इलेक्ट्रॉन के मास को 1836 टाइम्स करो तब मिलेगा प्रोटॉन का मास। याद आया, इतना होता है, ऑलमोस्ट रफली तुम 2000 टाइम्स याद रख सकते हो, वैसा भी मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास कितना है 2000 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ज्यादातर जो मास है वो रिटर्न कहां से आया, सेंटर से रिटर्न आया है। ये जो 10⁻⁵ में से 1 लाख में से जो 1 रिटर्न आ रहा है वो तुम कहां डाल रहे हो, एटॉम के, ऐसे एटॉम के सीधे सीधे ही डाल रहे हो। ओके, ये मतलब न्यूक्लियस पर ही मार रहे हो, यहां नहीं मार रहे हो। तो न्यूक्लियस पे जब मारोगे तब जाके, न्यूक्लियस पे 1000 जाने दिए तुमने टोटल, उसमें से एक वापस आया। तो उनका सेकंड जो हमारा रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है अल्फा रे स्कैटरिंग का, वो रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट क्या है कि जो पॉजिटिवली, क्यों, क्योंकि मेजरली मास किसका होगा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का तो होगा ही नहीं, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो तब नहीं हुई थी जब रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। तो तब तो हम ऐसा ही मानते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अच्छा, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका मास तो कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिवली, तो सारा का सारा मास तब हम क्या मानते थे, प्रोटॉन का ही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में तो ज्यादा मास है, और वो ज्यादा का ज्यादा मास कहाँ स्टोर्ड है, सेंटर में स्टोर्ड है। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि सेंटर में से ही ये जो 1 पार्टिकल रिटर्न आया ना, वो सेंटर वाले अल्फा रेस से रिटर्न आ रहा है। अल्फा रेस जो था वो सेंटर पे टकरा के रिटर्न आ रहा है, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि कहां से टकरा के रिटर्न आ रहा है। अभी हम इंपैक्ट पैरामीटर में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थियरी में। तो कहां से टकरा के रिटर्न आ रहा है, तो ये हमें पता चला कि सेंटर से टकरा के क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो अगर सेंटर से टकरा कर रिटर्न आएगा तो मतलब कि तुम्हारा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो सारे के सारे, ये 79 प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा है, सेंटर में इकट्ठा है। तो रिजल्ट क्या है हमारा, सेकंड रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट तो समझ में आ गया। ओके, क्या कि जो हमारा एटॉम है वो एम्प्टी स्पेस, मेजरली उसमें एम्प्टी स्पेस है। दूसरा रिजल्ट क्या है, इसका दूसरा कंक्लूजन और रिजल्ट क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कहां पर होगा, एटॉम के सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां पर होगा। डन। तो ये 2 रिजल्ट याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका सबसे ज्यादा मास होता है वो कहां होगा, एटॉम के सेंटर पर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां। डन। तो ये थे 2 रिजल्ट और कंक्लूजन, और ये था पूरा का पूरा रुथरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया पक्का? कोई भी डाउट हो एक्सपेरिमेंट में, ग्राफ में और कंक्लूजन्स में, सो कमेंट कर देना या फिर मैसेज या कॉल कर देना, सो आई विल एक्सप्लेन। अंडरस्टूड, होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, इजी है। ओके, ये सब तो 9th में भी आया था, याद है, मोटा मोटा। ओके, ऐसे ग्राफ और वो सब नहीं आया था, मोटा मोटा तो ये सब भी सेटअप भी नहीं आया था, लेकिन बताया सेटअप मतलब ऐसा रफ सेटअप तो बताया था कि अल्फा रे स्कैटरिंग। इवन 11th के केमिस्ट्री में भी आया था, 9th के साइंस में तो आया ही था, 11th की केमिस्ट्री में भी आया था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट तो नहीं सेकंड चैप्टर, जो सबसे लंबा चैप्टर था 11th की केमिस्ट्री का, यस सेकंड चैप्टर। ओके, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी हमने पूरा का पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, दैट्स इट। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।